इस सीन में हम लोग देखते हैं जून एक बिल्डिंग के पास खड़ा होता है और बताता है अंत में मैं वापस आ गया। फिर सीन पास्ट में जाता है। हम लोग देखते हैं जून के पिताजी इसी हॉस्पिटल में इलाज के लिए आए होते थे जब उनका एक्सीडेंट हुआ था। फिर से सीन प्रेजेंट में आता है और जून हम लोगों को बताता है 5 साल पहले मेरे पिताजी की मृत्यु यहीं हुई थी और तभी से मैंने एक डॉक्टर बनने का फैसला लिया जिससे मैं मेरे पिताजी जैसे मरीजों को बचा सकूं। जून बताता है 2 साल से अधिक के ट्रेनिंग के बाद मैं स्पेशलाइज हुआ ट्रमा ट्रीटमेंट में। फिर हमें ट्रमा सर्जरी के बारे में बताया जाता है। यह एक ऐसा विभाग है जहां गंभीर दुर्घटनाओं के गंभीर मरीजों का गोल्डन आवर के दौरान इलाज किया जाता है। यह उन्हें सर्जरी के लिए हॉस्पिटल में ट्रांसफर किया जाता है। जून बताता है हालांकि यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विभाग है लेकिन इसमें नियमित इमरजेंसी सर्जरी, कंटेंट वर्क शेड्यूल, हाई वर्क इंटेंसिटी जैसी स्थितियों के कारण अधिक एम्प्लॉय नहीं है। जून बताता है और साथ ही एक निजी क्लिनिक खोलना भी बहुत मुश्किल है। जून बताता है लेकिन वे चीजें मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। मेरा गोल पैरों के सर्जन बनना है। जून बताता है मैं बिना असफल के अपना गोल पूरा करूंगा। फिर हम लोग देखते हैं जून को कुछ कदमों की आवाज सुनाई देती है। पीछे से एक डॉक्टर आते हुए कहती है जल्दी से सामने से हटो। हम लोग देखते हैं उस पेशेंट को डॉक्टर ले जाती है जून के सामने से। तो जून अपने मन में कहता है यह वैसा ही है जैसे मेरे पिताजी के साथ हुआ था। वह डॉक्टर कहती है जल्दी से एक्सरे लें और सर्जन को बुलाओ। तभी हम लोग देखते हैं उसका पैर किसी से टकरा जाता है और वह गिर जाती है। जून देखता है कि पेशेंट की बोतल नीचे गिर रही है तो वह जल्दी से जाता है और बोतल को कैच करता है। पीछे से डॉक्टर कहती है मुझे दो। जून बताता है मैं एक इंटर्न हूँ, मुझे मदद करने दो। दूसरा डॉक्टर कहता है जल्दी से चलो। रॉनी रोगी को देखकर स्कैन करने लगता है और बताता है जून से खोपड़ी और चेहरे की हड्डी फ्रैक्चर हो गई है और साथ ही फेफड़े में छेद है और पाइल्ड और ट्यूब भी फ्रैक्चर है। रॉनी बताता है मरने का चांस 90% है। फिर हम लोग देखते हैं उस पेशेंट को 2 डॉक्टर देखने लगते हैं और इधर जून कहता है मरने का चांस 90%। हम लोग देखते हैं जून के कंधों पर किसी का हाथ पड़ता है और वह डॉक्टर पूछता है यार तुमने अभी अभी क्या कहा। जून बताता है कुछ नहीं। वह डॉक्टर बताता है अब हम लोग यहाँ से हर चीज का ख्याल रखेंगे। हम लोग देखते हैं डॉक्टर अंदर चला जाता है और बाहर जून खड़ा होता है। फिर डॉक्टर पेशेंट को देखकर कहता है चेहरे की हड्डी टूट गई है और बाई लंग्स में छेद हो गया है और किडनी स्टमक को डैमेज दे रही है और साथ ही पाइल्ड भी टूट गया है। फिर डॉक्टर को कुछ याद आता है और कहता है उस लड़के ने जो कहा था खोपड़ी और चेहरे की हड्डी फ्रैक्चर, पाइल्ड और ट्यूब फ्रैक्चर। फिर डॉक्टर शॉक हो जाता है और कहता है उस लड़के की जांच बिल्कुल ही जैसे सीटी स्कैन में बता रहा है। फिर डॉक्टर बताता है मैं नहीं जानता कि वह किस तरह का पर्सन है लेकिन उन्होंने कहा कि वह एक इंटर्न थे इसलिए मुझे लगता है कि जब वह कोई पैशन चुनेगा तो हम दोबारा मिलेंगे। हम लोग देखते हैं एक बूढ़ी औरत को रोते हुए और यह उस पेशेंट की रिलेटिव होती है। जून उस महिला को रोते हुए देखकर रॉनी से पूछता है रॉनी पेशेंट के जीवित रहने की कितनी संभावना है। रॉनी बताता है जीवित रहने की संभावना 10% से भी कम है। तभी जून के पीछे से कोई बुलाता है जून तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जून पीछे मुड़कर उस पर्सन को देखता है। फिर हमें उस पर्सन का नाम बताया जाता है ली कॉन्सू। फिर एक और पर्सन बताता है वो यह वास्तव में तुम हो जून, वह पर्सन जो भाग गया था। जून बताता है ली सॉन्ग बताता है हे भगवान बस इस आदमी के चेहरे की चमक तो देखो। मैंने सुना है कि तुम हर जगह सिर्फ लेजर ट्रीटमेंट के लिए पैसा खर्च करने के लिए गए थे। जो लेजर तुमको और अधिक खूबसूरत बनाता है। जून अपने मन में सोचता है इसका व्यवहार पहले जैसा ही है। जून बताता है निश्चित रूप से तुम दोनों 3rd ईयर के स्टूडेंट होंगे। ली कॉन्सुक पूछता है तुमको हॉस्पिटल क्यों जाना पड़ा, उसके बाद तुम ऐसे गायब क्यों हो गए, मानो कि तुम कभी वापस ही नहीं आओगे। जून बताता है मैं इस महीने की शुरुआत में दोबारा हॉस्पिटल जाऊंगा। ली कॉन्सुक कहता है क्या। ली सॉन्ग बताता है मैंने क्या सुना, तो क्या तुम एक इंटर्न स्टूडेंट बनकर वापस जाओगे। ओह यह बिल्कुल नई खबर है। ली कॉन्सुक कहता है तुम क्या सोच रहे हो। ली सॉन्ग बताता है ऐसा बिल्कुल नहीं है कि तुम भाग जाओगे जबकि तुमने अभी भी अपनी इंटर्नशिप पूरी नहीं की है, इसलिए मुझे यकीन है कि तुम्हारा स्किल त्वचा विज्ञान क्लिनिक के बराबर नहीं है। क्या तुमको नहीं लगता कि इसलिए तुम एक इंटर्न के रूप में वापस आए हो। जून बताता है मुझे लगता है कि हॉस्पिटल में हाल ही में एक पशु
चिकित्सक विभाग खुला है। लीसोंग पूछता है तुम्हारा क्या मतलब। जुन बताता है खैर मेरे कानों में कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही है। लीसोंग गुस्सा करते हुए कहता है क्या। लीसोंग ली गोनसुक कहता है मैंने तुमको पास्ट के लिए माफ कर दिया क्योंकि हम दोनों एक ही ईयर में थे, लेकिन आगे से तुम्हें हमारा सम्मान करना पड़ेगा क्योंकि तुम अभी भी इंटर्न हो और हम थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं। जुन बताता है मैं बस एक निजी मामले के लिए हॉस्पिटल से बाहर गया था और वापस आ गया, बिल्कुल कुछ नहीं बदला। फिर जुन अपने मन में सोचता है यदि कोई चीज बदली है तो वह केवल एक चीज है, यह वह समय था जब मेरे पास रॉनी था। जुन वहाँ से जाते हुए कहता है मैं बिजी हूँ, मुझे जाना होगा। लीसोंग गुस्सा करते हुए कहता है अच्छा उस बेवकूफ ने मुझे अभी कुत्ता कहा, मैं कसम खाता हूँ। लीसोंग पीछे अपने दोस्त को देखता है और कहता है यह तुम किस बात पर मुस्कुरा रहे हो। ली गोनसुक कहता है वह दिन निश्चित रूप से आएगा जब हम एक दूसरे से दोबारा मिलेंगे, इसलिए बस इंतजार करो और देखो जुन। फिर हम लोग देखते हैं जुन को। जुन एक चीज लिए हुए कहता है ओ माय गॉड। जुन बताता है यह सिर्फ पहला शर्त है और इसकी शुरुआत एक स्टेजफुल न्यूरोलॉजिस्ट विज्ञान विभाग से हुई है। जुन बताता है जरूर मैं भी इससे उबर सकता हूँ, निश्चित है केवल लीसोंग मेरे लिए वहाँ पर होगा। जुन बताता है नए डॉक्टर को इंटर्न चयन अवधि के मानकों को पूरा करते हैं, उन्हें आमतौर पर हॉस्पिटल में काम शुरू करने से पहले 4 दिन का ऑथराइजेशन से गुजरना पड़ेगा। हम लोग देखते हैं जुन क्लास में बैठा होता है और अपने मन में सोचता है 2 पीरियड इमरजेंसी क्लास के लिए और 2 पीरियड यॉनजॉन हॉस्पिटल के लिए। जुन अपने मन में सोचता है सबसे खराब शेड्यूल संभव है, लेकिन कम से कम बहुत कुछ सीख सकता हूँ, इसलिए यह वास्तव में काफी ठीक है। जुन अपने मन में सोचता है रॉनी के साथ मैं उस सपने तक भी पहुँच सकता हूँ जो मैंने खो दिया था, जो कि एक डॉक्टर बनने का है। फिर उसका दूसरा पीरियड में बताया जाता है प्रैक्टिकल प्रेमेसी ट्रेनिंग प्रक्रिया गंभीर रूप से शुरू होता है। नसों से खून कैसे लिया जाए इस पर हमारा एक अध्याय शर्त था। फिर उसके तीसरे पीरियड में CPR देना होता है। डॉक्टर उन लोगों को ट्रेनिंग करते हुए बताता है 30 बार सीने को दबाओ और 2 बार सांस दो। फिर हम लोग देखते हैं जून के 3 पीरियड खत्म हो जाते हैं और फिर चौथे पीरियड की बारी आती है जिसमें नाक में गैस्ट्रिक ट्यूब डालने का अभ्यास होता है। फिर हमें नागोस्टिक ट्यूब के बारे में बताया जाता है, एक ट्यूब जो तरल पोषक तत्व प्रदान करने के लिए भोजन को नाक से पेट तक ले जाती है। फिर एक डॉक्टर स्टूडेंट को बताता है जब तुम किसी मरीज में गैस्ट्रिक ट्यूब को डालते हो तो तुमको यह जानना होगा कि यह कितना दर्दनाक है ताकि तुम इसे जल्दी से और बेस्ट तरीके से कर सको। हम लोग देखते हैं प्रोफेसर जून को और एक लड़की को बुलाता है और कहता है तुम दोनों इसकी प्रैक्टिस करो। हम लोग देखते हैं वह लड़की ट्यूब के लिए जून से कहती है मैं ट्यूब को डालने जा रही हूँ। हम लोग देखते हैं ट्यूब डालते समय वह लड़की ट्यूब को अच्छे से नहीं डाल पाती है तो जून को कुछ दर्द होने लगता है। पीछे से प्रोफेसर कहता है यदि यह अच्छे तरह से अंदर नहीं जाता है तो तुमको मुंह खोलने और जांच कर दो क्या ट्यूब उलझी हुई तो नहीं है। फिर वह लड़की जून से कहती है कृपया तुम अपना मुंह खोलो। रॉनी जून से पूछता है क्या मुझे तुम्हारी छींक और मुंह बंद करने से रोकना चाहिए। फिर हम लोग देखते हैं नोटिफिकेशन आता है अस्थायी रूप से तुम्हारी गैग रिफ्लेक्स को बंद कर दिया गया है। इसके बाद जून शांत हो जाता है और वह लड़की खुश हो जाती है और कहती है मैंने ये कर दिखाया। प्रोफेसर बताता है बहुत अच्छा, इंस्टॉलेशन के बाद तुमको स्थिर होना चाहिए। यह पुष्टि करने के लिए पेशेंट की दिल की धड़कन को सुनना चाहिए कि ट्यूब त्वचा से चल रही है या नहीं। वह लड़की कहती है हाँ प्रोफेसर। जून अपने मन में सोचता है रॉनी ने मेरी उल्टी करना भी बंद कर दिया तो क्या इसका मतलब है कि यह ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम को भी कंट्रोल कर सकता है। फिर वह लड़की कहती है अब मैं दिल की धड़कन सुनूंगी। जून अपने मन में सोचता है पिछली बार उसने दृष्टि में सुधार करने के लिए मेरे सिवियर बॉडी को मजबूत किया था और इस बार उसने मेरी उल्टी प्रक्रिया को भी रोक दिया। फिर वह लड़की कहती है कृपया आराम से सांस लें। जून अपने मन में सोचता है रॉनी की लिमिट्स कहाँ है। फिर वह लड़की उसके सामने आ जाती है और उसका हार्ट बीट चेक करने लगती है और कहती है ऐसा लगता है कि तुम इसकी आवाज से अनकंफर्टेबल हो। जून बताता है नहीं मैं ठीक हूँ। फिर जून की बारी आती है ट्यूब डालने की। वह लड़की कहती है मैं तैयार हूँ, आगे बढ़ो और तुम ट्यूब को डाल सकते हो। जून बताता है तुमको उस तरह से अपनी नाक फुलाने की जरूरत नहीं है। रॉनी पूछता है जून से क्या तुम चाहते हो कि मैं किसी और की भी रिफ्लेक्सेस को रोकने का प्रयास करूं। ऐसा करने के लिए तुम्हें शरीर
तस्वीर का हिस्सा उस लड़की से छूना होगा। जून अपने मन में सोचता है मैं चीटिंग नहीं कर सकता, रॉनी की एबिलिटी का इतना जल्दीबाजी में यूज नहीं करना है। जून बताता है रॉनी से नहीं, इस बार नहीं। रॉनी बताता है जून से मैं तुमको उसे एक स्कैन का यूज करने का निर्देश दूंगा। जून बताता है बस निर्देश ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं रॉनी के स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आता है, पेट के निचले हिस्से तक पहुंच गया है ट्यूब। हम लोग देखते हैं जून ने बहुत ही जल्दी ट्यूब को डाल दिया होता है। फिर रॉनी उसे बताता है ट्यूब को एक विशेष चिपकाने वाली टेप से उसके नाक पर बांध दो और ट्यूब को ठीक करने के लिए स्टिकर का यूज करें ताकि नार्कोटिक ट्यूब बाहर ना गिरे। और हो गया। हम लोग देखते हैं वह लड़की अपने मन में सोचती है यह इनक्रेडिबल था, बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ। प्रोफेसर जून को बताता है अच्छा काम किया, तुमको ट्रेनी बनने हुए कुछ समय हो गया है और तुम पहले से ही बेसिक बातें जानते हो। जून बताता है बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर। और वह लड़की अपने मन में सोचती है उसके पास वास्तव में कुछ स्किल है, मुझे आश्चर्य है कि उसके पास इतना अनुभव कैसे है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म कर लेते हैं। और एपिसोड पसंद आया तो कमेंट करो।